ब्रेन आपका एक बड़ा मशीन है और हम्म। उस मशीन के अंदर भी अलग अलग पुर्जे हैं। जब हमको निर्णय लेते हैं तो उसमें क्या प्रक्रियाएं उसमें इन्वॉल्व होती है। मैं एक दुकान में गई, वहाँ पे फ्रूट सैलेड भी है और एक केक भी है। मुझे पता तो है कि भाई फ्रूट सैलेड खाएंगे तो अपनी सेहत के लिए अच्छा है, पौष्टिक है, लेकिन आपको मन देख के करेगा कि भाई क्यों नहीं आज केक खाते हैं या मिठाई खाते हैं। यूएस में तो इलेक्शंस भी काफी मैनिपुलेटेड हुए हैं लास्ट टाइम। ये देखा गया है कि किसी को मैनिपुलेट करना या बायस करना आसान होता जा रहा है। अगर आप छोटे बचपन से क्यूरियोसिटी कल्टीवेट करें तो आप उसको खाली समझ सकते हैं कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। जैसे रोटी क्यों फूलती है। इंडिया ने 70 साल में बहुत साइंटिफिकली बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सारे साइंटिफिक चीजें हैं। तो हम उसको भी एक तरह से ना एनिवर्सरी की तरह, इस वजह से आप स्वतंत्रता दिवस या 26 जनवरी मनाते हैं, आप इनको भी सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए, जिससे कि आप आम लोगों को जोड़ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। ये लल्लन टॉप की नई सीरीज है जिसका नाम है साइंस वाला। साइंस वाला में हम जो साइंस की फील्ड के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं और जो आपको गहरे इंसाइट्स दे सकते हैं उस फील्ड के बारे में, उनसे बात करते हैं। साइंस में हम पहले से एक सीरीज करते हैं जिसका नाम साइंसकारी है। साइंसकारी में हम छोटे छोटे एक्सप्लेनर्स बनाते हैं, जिसे हम साइंस को आसान और रोचक ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमें सब कुछ पता नहीं होता है और हम जो भी कुछ आपको बताते हैं वो कहीं से देख के, सीख के, किसी से पूछ के बताते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना, मतलब डायरेक्टली जो हम बात करते हैं लोगों से और सीखते समझते हैं वही आपको सुना दिया जाए, तो आपको ज्यादा गहरे इंसाइट्स मिलेंगे और बेहतर आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये लोग ज्यादा जानते हैं। साइंस वाला के सबसे पहले एपिसोड में, इस एपिसोड में हमारे साथ अग्रिता हैं। अग्रिता न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और ये दिमाग पढ़ना जानती हैं। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आपको कोई बताए कि मैं किसी का दिमाग पढ़ सकता हूँ? हम सब हर किसी का, खुद का, दूसरों का दिमाग पढ़ना चाहते थे हमेशा से, और अग्रिता वो काम कर रही हैं। तो हम इनसे समझेंगे, देखेंगे कि क्या, कैसे क्या किया जाता है ये सब, और ये पढ़ाई क्या करती हैं और इस सब में होता क्या है। तो अग्रिता, जैसे मुझे तो दिमाग के बारे में इतना ही पता है कि दिमाग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है और ये बॉडी में सब चीजों को कंट्रोल करता है ना। ये कमांड हेडक्वार्टर है हमारी सेना का। तो यहाँ से सब आदेश जाते हैं, सब लोग इसको रिपोर्ट करते हैं और ये ऐसा न्यूरॉन्स के थ्रू करता है, मुझे ऐसा पता है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या क्या न्यूरो साइंटिस्ट हैं आप, साइकेट्रिस्ट हैं, क्या क्या मतलब इन सब चीजों में अंतर क्या क्या होता है, और न्यूरोलॉजिस्ट भी होता है, तो क्या ये अलग अलग चीजें हैं या कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं? तो सबसे पहले तो थैंक यू आयुष। ये काफी साइंसकारी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। मैंने उसके कुछ कुछ अरे, वीडियो देखे हैं, बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग है। और ये भी होपफुली एक उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसा आपने पूछा कि न्यूरो साइंस एक अगेन बहुत बड़ी फील्ड है और उसमें भी अलग अलग, इनफैक्ट बोले तो न्यूरो साइंस, न्यूरोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी ही अलग अलग फील्ड्स होती हैं। तो न्यूरो साइंस वो है जिसमें कि आप ब्रेन की रिसर्च कर रहे हैं, ब्रेन के बारे में जान रहे हैं। ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है उसके बारे में जानना। जो न्यूरोलॉजी फील्ड है वो बेसिकली फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो ब्रेन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि पार्किंसन डिसीज, एल्जाइमर डिसीज, स्किज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, अच्छा। उस तरह की बीमारियों को वो पेशेंट से डील करते हैं, वो ट्रीट करते हैं। और अगेन जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो आपके मेंटल हेल्थ की जो समस्याएं हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उन सब चीज़ों से उनका ज़्यादा कनेक्शन रहता है। अच्छा, तो आप न्यूरो न्यूरो साइंस, साइंटिस्ट हैं? हाँ, ठीक तो है। मेरा तो रिसर्च है, मैं रिसर्चर हूँ। मैं जानना चाहती हूँ या जानने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा दिमाग या हमारा ब्रेन, जैसे आपने बोला, कैसे काम करता है। अच्छा, तो और क्या, हाँ, बताइए। नहीं नहीं, और उसको मतलब पढ़ने की भी अलग अलग, उसमें भी एक तरह से सब ब्रांचेस हो जाती हैं। तो उसको पढ़ने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं। मतलब आप एक बड़े लेवल पे पढ़ सकते हैं कि आप देखना चाहें कि जब हम कोई चीज कर रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं, जब हम, क्योंकि जो लैंग्वेज है, जो स्पीच है, वो भी एक हम्म। बहुत ह्यूमन बिहेवियर है, वो और जानवरों में या प्राइमेट्स में नहीं होता है। तो बिल्कुल। आप एक हायर लेवल पे कर सकते हैं। तो इसको आप कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट बोल सकते हैं।
और जो एक बहुत छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, कि आप एक न्यूरॉन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, या कैसे एक न्यूरॉन अपना फंक्शन कर रहा है, आप उस लेवल पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो एक वो मॉलिक्यूलर न्यूरो साइंटिस्ट हो गया। तो अगेन टर्मिनोलॉजी में जानते नहीं है हम, क्योंकि हर चीज बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही वास्ट फील्ड है बहुत गहरी फील्ड है, तो उसमें एक एक चीजों के स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग लोग तैनात कर रखे हैं। तो आप क्या पढ़ाई करती हैं, आप ये बताइए। तो मेरा एक तरह से सिस्टम्स या कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट हूँ मैं। तो मेरा क्या है इंटरेस्ट एरिया, जो मैं रिसर्च कर रही हूँ, उसमें एक पर्टिकुलर जो हम एक अगेन ये भी बहुत ह्यूमन की स्पेसिफिक चीज है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि हम कैसे निर्णय लेते हैं। अच्छा। मैं उसके बारे में रिसर्च कर रही हूँ। और जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या क्या हो रहा होता है हमारे, क्योंकि जो आपने जैसे पहले बोला कि एक ब्रेन आपका एक बड़ा मशीन है, और उस मशीन के अंदर भी अलग अलग पुर्जे हैं, और वो अलग अलग पुर्जे अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर से समझना चाहें, अगर उसकी एग्जांपल देना चाहें, तो एक कंप्यूटर होता है, उसमें कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, एक पूरा बन के कंप्यूटर है। तो अगर हमारा ब्रेन कंप्यूटर है, तो उसमें भी अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि आपका पीछे वाला एरिया, उसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, वो प्रोसेस करता है कि हम कोई चीज कैसे देख रहे हैं, विजन को। आपका जो टेम्पोरल लोब है वो अलग चीजें प्रोसेस कर रहा है। आपके इसी तरह मोटर एरिया है, तो हम कोई चीज मूवमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं मोटर रिलेटेड, उसको प्रोसेस करेगा। जो अगेन ह्यूमन में बहुत स्पेसिफिक है, वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके सामने होता है हेड के स्कल में। ये जो एरिया है, ये आपके हायर लेवल, हम लोग जो बोलते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, जो बहुत ह्यूमन से जुड़, ओनली ह्यूमन में है, बाकी और किसी जानवर या जीव में नहीं है। जैसे कि सोचना, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन। तो जो इन चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, वो हमारा हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है। कॉर्टेक्स आता है, वो अच्छा। एरिया ब्रेन का उसको प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को। तो मैं उस एरिया को ज्यादा समझना चाहती हूँ, या उस समझने की कोशिश मेरे एक्सपेरिमेंट्स में, कि हम वो कैसे कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि मेन जो क्वेश्चन है कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं, हम कैसे कोई निर्णय लेते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये है कि दिमाग है, दिमाग के बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं, और वो अलग अलग हिस्से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को और हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लुक आफ्टर करते हैं, उनको देख। ठीक है। तो अच्छा, ये बताइए अग्रिता कि जैसे आपने बताया कि आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ती हैं और डिसीजन मेकिंग के बारे में देखती हैं, तो कैसे मतलब ये पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाया क्या जाता है, और मतलब कैसे आप लोग स्टडी करते हैं इस चीज को? तो उसमें भी देखिए, पहले तो मैं वो समझाना चाहूंगी कि डिसीजन, जब हम कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें जो क्या प्रक्रियाएं उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जैसे जैसे हमें भी पता है, लाइक हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, या तो कोई बहुत बड़ा फैसला हो, जैसे कि वोट देना, लाइक ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, राइट? आप किसको वोट दे रहे हैं, कौन सा सांसद चुन रहे हैं, कौन सा एमएलए चुन रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा हो गया। लेकिन एक छोटा सा डे टू डे लाइफ में, जैसे हम कहते हैं निर्णय लेते हैं, और एक दिन में हम पता नहीं ऐसे सैकड़ों निर्णय लेते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाने जाना है, मैं एक दुकान में गई, वहां पे फ्रूट सैलेड भी है और एक केक भी है। अब मुझे पता तो है कि भाई फ्रूट सलाद खाएंगे तो अपनी सेहत के लिए अच्छा है, पौष्टिक है, उसमें विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन आपको मन देख के करेगा कि भाई क्यों नहीं आज केक खाते हैं या मिठाई खाते हैं। तो अब उसमें आप कैसे निर्णय लेंगे? अब आपके लिए वो भी मतलब एक एक बड़ा उस समय का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि आप लंच में क्या खाएं। तो उसमें भी जो हम लोग रिसर्चर्स या हम लोग की ने जो पाया है कि उसमें आपके दो तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और ये प्रोसेसेस हम बोलते हैं बॉटम अप अटेंशन और टॉप डाउन अटेंशन। तो मैं उसको भी बहुत धीरे से एक एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो अटेंशन, तो जैसे कि मैंने बोला कि हम दुकान में गए, तो वहां पे भी यानी ध्यान देना, ध्यान देना। तो जैसे आपने बोला अटेंशन, ध्यान देना, क्योंकि वो भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, क्योंकि आपके चारों ओर बहुत सारी नॉइज है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत तरीके हो सकते हैं ना, कि कुछ और हो रहा है, मान लीजिए मेरा खाना बन रहा है, तो उसमें
सिटी लगने वाली है, मेरा उसमें भी ध्यान है, या आप कुछ और कर रहे हैं, आपको फोन में कॉल आ गया, मैसेज आ गया, कुछ भी हो गया, तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ, तो हमने बहुत एक कोशिश की हुई है कि हम एक दूसरे को सुने, बहुत फोकस, तो उसको हम टॉप डाउन अटेंशन बोलते हैं, जिसमें कि आप अपने आप को वॉलंटरली आप अपने आप को सोच के आप सुन रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा। लेकिन इसी समय मान लीजिए कि कुछ गिर जाए या एकदम से कुछ बहुत नॉइस आ गई कहीं दूर से, दूसरे कमरे से, तो ये बॉटम अप अटेंशन हो गया कि ये बहुत ही एक सेलिएंट प्रक्रिया है। मतलब आपका एकदम से पीछे से मेरी आवाज है तो मेरे एकदम से अपने आप से ही रिफ्लेक्स से ही आपका मुंह सर मुड़ेगा कि कहाँ से नॉइस हो गया। अच्छा। तो जो जोर जबरदस्ती से हमें मेहनत करके करना होता है उसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अटेंशन, और जो एकदम से जिस पे जो चीजें हमारा ध्यान खींच लेती हैं अपने आप, वो बॉटम अप में आती हैं, है ना? हाँ, हाँ, ठीक सेलिएंट है, जो बहुत एकदम से पॉप आउट हो जाती हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं आपको इसमें एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। तो जैसे इसमें आप बताइए कि रेड सर्कल कहाँ है, तो अभी इसको मैं आपसे बोलूं कि इसमें आप एक रेड सर्कल ढूंढिए, तो आपको मुझे लगता है 1 सेकंड भी नहीं लगेगा ढूंढने में। हाँ, वो वहां है तो दिख अब तो ये आप तरह से बॉटम अप अटेंशन हो गया, क्योंकि एकदम से वो अपने आप पॉप आउट हो गया। ये हाँ बहुत ही हाँ, ठीक कुछ है, करना पड़ा। मतलब बहुत अलग दिख रहा है वो सबसे। ठीक। एग्जैक्टली। अच्छा। अब मैं इस वाले में आपको बोलूं कि आप रेड सर्कल ढूंढिए, तो बताइए कहाँ पे है। हाँ, वो वहाँ वो दूसरी रो में दूसरे नंबर पे है, वहां पे, मतलब हाँ ठीक है। इसमें ये एकदम इसमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ा मुझे। हाँ, और उसमें आपको ज्यादा समय लगा, आपको ध्यान लगाना पड़ा, आपको एक्टिवली ढूंढना पड़ा। तो अब वापस से मैं उसी निर्णय पे आती हूँ कि आप क्या खाएं, आप फ्रूट सैलेड लें कि आप केक खाएं। अच्छा। तो केक है एक तरह से, आप समझ लीजिए कि आप दुकान में बहुत सारी चीजें भी होंगी, लेकिन अगर कोई बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई या कुछ होगा तो आपकी अपने आप नजर उस पर चली जाएगी। तो एक तरह से वो बहुत सेलिएंट या बॉटम अप अटेंशन हुआ। लेकिन आप जब खा रहे हैं तो आपको उसको फोकस करना है कि आपको सोचना है कि अच्छा ठीक है, मुझे अपने सेहत बनानी है, मुझे हेल्दी रहना है, तो आप रोज कोशिश करेंगे कि मैं हर रोज पौष्टिक खाना खाऊं। तो वो एक तरह से टॉप डाउन अटेंशन हो गया। और हम लोग को वैल्यू बेस्ड भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपको ओवर द टाइम ज्यादा रिवॉर्ड देगा, ज्यादा वैल्यू देगा, आपके लिए वो ज्यादा बेहतर है। तो हम ये कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी लेना, आप कोई चीज खरीदनी हो, कोई चीज आपको अपना समय कैसे यूटिलाइज करें, या कुछ भी करें, हम डे टू डे लाइफ में ये हम ऑलवेज ये अपने दिमाग में इसे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, जिसने मुझे किसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसमें ज्यादा लाभ होगा। अच्छा अग्रता, जैसे मैं अभी आप बोल रहे थे केक या मतलब कोई भी मीठी चीज हमें एकदम से पसंद आ जाती है पर हम जानते हैं वो हमारे लिए अनहेल्दी है, तो मैं पढ़ रहा था, मैंने सेपियंस में ये चीज पढ़ी थी कि इसका एक एवोल्यूशनरी रीजन है कि हमें ऐसी मीठी चीजें ही क्यों पसंद आती हैं, और इस चीज को मेरे ख्याल से एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये कि हम कोई भी चीजें क्यों पसंद आती हैं और ये सारी चीजें, तो उसमें यही था कि जब हम जंगल में रहते थे, हमारा एवोल्यूशन जंगलों में हुआ, तो वहां पे मीठी चीजें, बेरीज और ऐसे फ्रूट्स बहुत कम मिलते थे हमें जंगलों में। तो जैसे ही वो चीजें हमें दिख जाती थी तो हमारा दिमाग उस चीज के लिए ट्रेन हो गया कि जैसे ही ये वाला न्यूट्रिशन मिले तो वो उसको तुरंत ले लेना है। तो अब हमारा दिमाग अब भी वही जंगलों वाला है, भले ही हम शहरों में आ गए हैं और हमारे पास दुकानें हैं जिनमें केक्स और मीठी चीजें रखी हुई हैं, तो हमें एकदम से मतलब, तो वो मैं एक इनसाइट जोड़ना चाह रहा था कि मुझे भी ये पता है। और इसमें मैं इसी में ऐड करना चाहूंगी, ये तो बहुत इवोल्यूशनरी ओवर द इयर्स हुआ होगा, मतलब बहुत समय के साथ, बहुत सालों के साथ। लेकिन हम अपने रोज लाइफ में, जैसे मुझे एक हफ्ते पहले मुझे पता है कि मैं इस दुकान में गई या इस रेस्टोरेंट में गई, मुझे यहाँ अच्छा खाना मिला, तो मैं वहां पे दोबारा जाऊंगी। तो आप ये मेमोरी अपने दिमाग में ये भी आप फीड करते जा रहे हैं कि अच्छा ये चीज अच्छी थी, ये दुकान अच्छी थी, तो आप उसमें दोबारा जाएंगे। या किसी में आपको गंदा एक्सपीरियंस हो गया, खाना खराब था या टेस्ट नहीं अच्छा था, तो आप वहां पे नहीं जाएंगे। तो ये भी आपका एक तरह से, आप इसी तरह से अपने बायस बनाते जाते हैं। अच्छा। और ओवर द टाइम, ये बहुत ओवर द टाइम होता है, तो उसको हम लोग हिस्ट्री डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि आपका जो प्रीवियस उसमें इतिहास था, उससे आपका आज का निर्णय कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। फिर जैसे आपको तो ये चीज पता है, आप साइंटिस्ट हैं तो भले के लिए इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन जिन लोगों को ये चीजें पता है कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं और हमारी क्या चीजें इन्वॉल्व, वो तो हमें मैनिपुलेट कर लेते होंगे, मतलब कि हम क्या डिसीजन लेंगे उस चीज को वो लोग कंट्रोल कर लेते होंगे, है ना, ट्रिक करके। और मतलब, और हम भी राइट, मतलब मैं भी, हम है तो बेसिकली इंसान राइट, तो हमारा बेसिक सबका ब्रेन तो एक ही, आपको भले ही बहुत इंफॉर्मेशन हो,
तभी तो आज हाँ के टाइम पे मतलब फेक न्यूज इतनी ज्यादा है, उसे मैनिपुलेट होना आपकी डिसीजन, मतलब यूएस में तो इलेक्शंस भी काफी मैनिपुलेटेड हुए हैं लास्ट टाइम। तो ये काफी अभी इसमें बहुत डिस्कशन चल रहा है कि हम किस तरह से इसको रोके, क्योंकि ये देखा गया है कि किसी को मैनिपुलेट करना या बायस करना आसान होता जा रहा है। ये आज पहले भी होता था, हमें पता नहीं था। जिन लोगों को नहीं पता है, मतलब ये यूएस इलेक्शन मैनिपुलेशन वाला मामला, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक फर्म थी, उसको उस पे ऐसे आरोप हैं कि उसने जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो पूरे रिग किए हैं, और कैसे फेसबुक से और दूसरे प्लेटफॉर्म से लोगों का डेटा लेके बिना इजाजत के उनके डेटा के जरिए उनकी एक डिजिटल प्रोफाइल बना के और उनको इन्फ्लुएंस करके उनको उस तरीके के पोस्ट दिखा के उनको उस पाले में लाने की कोशिश की जिससे राष्ट्रपति ट्रंप वो चुनाव जीत पाए। तो ये वाला मामला है, और इसमें मेरे ख्याल से अग्रता न्यूरो साइंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी कि मतलब उनको क्या चीजें दिखाई जाए कि वो एक सर्टेन डिसीजन पे पहुंच पाए। देखिए मतलब ये अलग से एक फिर से साइकोलॉजी से ओरिएंटेड ज्यादा फील है, सोशल न्यूरो अच्छा साइंस अच्छा। तो उसमें मैं उतना बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन एज ए पर्सनल मेरा जो पर्सनल व्यू है या जो मैं खुद करती हूँ, तो अभी क्योंकि मीडिया भी और हर जगह लगी पूरा ग्लोबल इशू हो चुका है कि इतना डिवाइडेड हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें हर तरह के प्लेटफॉर्म से हम लोग न्यूज पढ़ें, उससे अपने खुद की राय बनाएं। हम्म क्योंकि एक चीज को आप तुरंत विश्वास ना करें, मतलब जब हम साइंस की बात करते हैं तो बेसिकली साइंस क्या है, आपके पास कोई हाइपोथेसिस है, कोई आइडिया है, आपने हम्म उससे ऑब्जर्वेशंस लिए, फिर उसके बेसिस पे आप एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये काम हमें अपने रोज की दिनचर्या में भी करना है कि जैसे आप कोविड के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग न्यूज चैनल कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अच्छा इससे फैल सकता है, और ये बहुत स्टार्टिंग में काफी क्योस इसी ने क्रिएट किया कि किससे कोविड फैल रहा है। तो आप खुद अलग अलग इन्फॉर्मेशन को खुद समझिए, जानिए, फिर अपने नतीजे पे खुद पहुंचिए। अच्छा। कर अग्रता हमें ये बताइए कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो, है ना? तो कैसे कैसे आपको इसमें इंटरेस्ट, मतलब वो क्या 4-5 चीजें थी, क्या आप हमें कुछ ऐसे वाकये बता सकती हैं कि वो चीजें आपको पता चली होंगी और आपको लगा होगा कि अरे यार ये मतलब ये तो बहुत कमाल की चीज है और मुझे इसके बारे में और पढ़ना है, और या आपको रिसर्च के दौरान या मास्टर्स या पीएचडी के दौरान कुछ ऐसी बातें पता चली हों जो आपको बहुत ही मतलब लल्लन टॉप लगी हों कि यार ये तो बहुत कमाल की चीज है और ये सबको पता होनी चाहिए। क्या आप हमें ऐसी कुछ चीजें बता सकती हैं? मुझे जो सबसे स्टार्टिंग में जिसने मुझे बहुत एक्साइट किया इसके बारे में, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन मशीन इंटरफेस टाइप की चीजें, जिसमें कि आप दिमाग से सिग्नल रिकॉर्ड करके जो चीज आपका जो अंग या पुर्जा नहीं है, जैसे कि हम्म वॉर के टाइम, जैसे यहाँ पे इसमें काफी रिसर्च हो रही है यूएस में, क्योंकि वॉर के टाइम काफी लोगों ने अपने हाथ खो दिया या पैर खो दिए। हम्म। आपके पास आर्टिफिशियल आर्म है भी, तो आप किस तरह से सिग्नल लेके आप उसको फिर से यूज कर सकते हैं। तो इट विल बी लाइक आपके पास आर्टिफिशियल आर्म है लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल आर्म की तरह काम करेगी। बायोनिक्स मेरे ख्याल से इस फील्ड को कहा जाता है ना, जो बीएमआई, मशीन इंटरफेस। अच्छा, ब्रेन मशीन इंटरफेस, ठीक है। तो आपने ब्रेन सिग्नल लिया, आपके पास मशीन है, आपने उस मशीन से उसको फिर से अपने बॉडी में डाला, उसी की तरह फिर से एक तरह से वो काम कर रहा है। तो एक तरह से बहुत एप्लीकेशन वाइज से बहुत अच्छा है कि हम जो लोगों की जिंदगियां हैं या जीवन है उसको हम फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। इट्स लाइक वेरी अच्छा, कूल आल्सो टेक्नोलॉजी वाइज। ठीक है। तो आपको दिमाग के बारे में सबसे कमाल की बात क्या लगती है कि क्या एक ऐसी चीज है, मतलब क्या जब आप दिमाग पढ़ रही होती हैं तो क्या आप सिर्फ इंसानी दिमाग की पढ़ाई करती हैं या और दूसरे जो जानवर हैं उनके दिमाग को भी पढ़ती हैं? तो लाइक ओवर द जो स्टार्टिंग में न्यूरो साइंस जब शुरू भी हुआ तो हम्म बहुत अलग अलग एनिमल मॉडल पे आप काम करते हैं। जैसे जो स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो कैट पे हुए थे, और फिर उसके बाद मंकीज में भी करते हैं, मकाक्स पे करते हैं, चूहों पे करते हैं। तो जिस तरह का आपका क्वेश्चन होता है रैट पे, उस तरह के क्वेश्चन पे आप कर सकते हैं, क्योंकि जो मंकी का है वो दिमाग काफी ह्यूमन से सिमिलर है। अच्छा, तो मतलब आप लोग ठीक है। तो क्या पढ़ाई में बेसिकली आप लोग करते क्या हैं? आप लोग कुछ मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं या कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं? मतलब स्टडी बेसिकली की कैसे जाती है?
फिर से वही प्रोसेस होता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपने, फिर उसमें आप एक तरह से एक टास्क बनाएंगे। जैसे मैंने आपको दो चीजें दिखाई, तो मैं एक बहुत सिंपल बेसिक टास्क एक्सप्लेन करी। मैंने आपको दो दिखाए थे कि रेड सर्कल या उसमें ढूंढना है दो अलग अलग तरीकों से। मान लीजिए आपने जो ह्यूमन में स्टडीज होती हैं उसमें आपने लोगों को बोला, आपने अपने एक सिस्टम बना दिया, आपके पास कंप्यूटर है, उसमें ये अलग अलग तरह की चीजें आती रहेंगी और उनको अपना निर्णय बताना है, अपना डिसीजन लेना है। वो कोई भी की दबा के वो रजिस्टर कर सकते हैं। और जब वो कर रहे होंगे तो आप EEG यूज करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जैसे कि ECG होता है जो आप हार्ट का सिग्नल रिकॉर्ड करता है, ब्रेन का सिग्नल रिकॉर्ड कर रहा है। तो एक तरह से वो एक कैप होती है जो आप इसको पहन लीजिए और उसमें वो देखी है मैंने, फिल्मों में देखी है वो। उसको पहन, वो तो उस कैप को EEG बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म है उसका? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उस मशीन के जरिए आप फिर उनके दिमाग को स्टडी कर रहे होते हैं। हाँ, तो उसमें जैसे कि आपको ECG में एक तरह से आपको एक वेव दिखती है, राइट? एक P फॉर्म, Q फॉर्म एक आता है, तो उसी तरह से उसमें आपको ब्रेन की वेव फॉर्म सिग्नल दिखेगा, जो एक तरह से वोल्टेज होता है टाइम सीरीज में। तो आप उसी को समझ लीजिए, ECG जैसे आपके हार्ट को करता है, अब उसी तरह से आप ब्रेन में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या सिग्नल आ रहा है। तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि जब समझ लीजिए कोई आप अलग तरह का स्टिमुलस या कुछ अलग चीज दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तब वो सिग्नल कैसा है, और जब आपने कुछ और दिखाया तब सिग्नल कैसा है, या अलग अलग आप टास्क कर रहे हैं तो आपका वो सिग्नल कैसे चेंज हो रहा है। तो उस तरह से आप फिर उसको समझ सकते हैं, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने फिर कंक्लूजन बना सकते हैं। और मुझे मतलब मैं बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, क्योंकि जो आपको ये जो आप सिग्नल एनालाइज करते हैं तो ये बहुत ही एक सिग्नल प्रोसेसिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली प्रॉब्लम है। तो आपको फिर उस सिग्नल को कैसे आप डिकोड कर रहे हैं, उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उस तरह से आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो काफी मतलब इसमें इंटरडिसिप्लिनरी, आपको मतलब बिहेवियर या थोड़ा बायोलॉजी भी पता होना चाहिए, कंप्यूटर, क्योंकि आजकल तो हर चीज आपको कंप्यूटर से ही कोड करनी होती है इंटरफेस के लिए। और फिर वो तो है ही, बाकी आपको एनालाइज करना। ठीक है। अच्छा अग्रता, हाँ बताइए। नहीं, मैं इसमें यही बोल रही थी कि आपको जैसे लोग भी दिखेंगे न्यूरो साइंस में, जो आपका ग्रुप होएगा कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी लोग होते हैं। कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट होगा, कोई बायोलॉजिस्ट होगा, जो उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में मतलब कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की होगी, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी, या बायो की पढ़ाई की होगी, और सब फिर मिलके एक टीम न्यूरो साइंस कर रही होगी। अच्छा, तो आप लोग ऐसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में साथ में एक टीम में काम करते, कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाता होगा और फिर बोला जाता होगा कि इस पे काम करो, तो फिर आप लोग सब लोग मिलके एक प्रॉब्लम की तरह उसको देखते होंगे, उसके अलग अलग हिस्सों को एनालाइज करते हैं, है ना? जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग वाला आदमी उसको देखेगा, मतलब आप कुछ एक हिस्सा देख रही होंगी। करेक्ट, हाँ, और थोड़ा थोड़ा आप फिर सीख भी जाते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली हम इस पे आपसे घंटों बात कर सकते हैं बल्कि हमारा तो मन है कि हम पूरा कोर्स ही आपसे फ्री में ले लें उसके सारे मटेरियल के साथ, लेकिन हमें एक टाइम लिमिट का ध्यान रखना होता है। तो हम कुछ कुछ ऐसी जैसे कुछ लोगों को इंटरेस्ट आया होगा इस फील्ड में, तो अग्रता हमें ये बताइए कि जैसे किसी को पढ़ना है दिमाग के बारे में, न्यूरो साइंटिस्ट किसी को बनना है, रिसर्चर बनना है, तो क्या करना चाहिए? ये पता नहीं होता है। आप अपनी जर्नी बता दीजिए, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग रास्ते होंगे, लेकिन आपने कौन सा रास्ता चुना और आप कैसे वहां तक पहुंची? तो जैसे मैंने बोला कि बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, तो मेरा भी जो जर्नी थी बहुत ही अलग अलग चीजों के थ्रू पहुंची। तो मैं जब 12th में थी, मेरा CBSE बोर्ड था, तो मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों था, तो वो एक तरह से काम किया। फिर उसके बाद क्योंकि उस समय तो जब आप होते हैं और आपको दो ही चीजें पता होती हैं, तो इंजीनियरिंग कर लीजिए या मेडिकल कर लीजिए, उसके बाद। और जब मैं कर रही थी तो और सब तो कुछ पता ही नहीं था कि और या फिर अलग तरह के कोर्सेज होते भी नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, मुझे रिसर्च में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि चलिए मेडिकल की तैयारी करते हैं, जिसमें मेरा नहीं हुआ।
लेकिन क्योंकि उसमें भी फिर ये हुआ कि अभी आगे क्या करना है। कहाँ की तो रहने वाली हैं आप? ये तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे। मतलब आप अभी न्यूयॉर्क में रहती हैं, पर आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं इंडिया से ही हूँ हैं? मैं और कानपुर की हूँ। तो अच्छा, कानपुर। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हमारे उसमें यूनिवर्सिटीज में भी जो कानपुर यूनिवर्सिटी थी, जो कॉलेज था, वहाँ पे बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स होते थे। तो आप बायो कर सकते हैं या आप मैथ्स का कर सकते हैं। तो जैसे और जो फील्ड आ रही थी बायोटेक्नोलॉजी और ये सब नहीं था। तो हुँ, फिर उसके बाद क्योंकि मुझे उस समय और जो बायो होती थी वो बहुत बेसिक लाइक जूलॉजी और बॉटनी टाइप की होती थी, जिसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। हुँ, तो फिर मैंने उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ग्रेजुएशन किया। हुँ। फिर मुझे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मालूम पड़ा, क्योंकि वो भी अच्छा। बहुत ही क्योंकि मुझे था इंटरेस्ट बायो में, और मेरे पास ये भी बैकग्राउंड था फिजिक्स और मैथ्स, उसमें भी मुझे काफी इंटरेस्ट था। तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक तरह से बहुत इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जिसमें हुँ, बायोटेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है। तो फिर उसके बाद मुझे उसका मालूम पड़ा, तो फिर मैंने मास्टर्स किया आईआईटी बॉम्बे से। बायोटेक्नोलॉजी में। हाँ जी, बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा कोर्स था, बहुत ही अच्छे टीचर्स थे। तो फिर उसके बाद मेरा कैंपस में प्लेसमेंट हो गया था। मुझे तभी भी मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मुझे पीएचडी करनी है, क्योंकि उस समय भी ओके। मेरे बहुत और ये क्योंकि वही है कि इतना मालूम नहीं था क्या होता है, या पीएचडी में भी आप क्या करते हैं, उतनी जानकारी नहीं थी। एक तरह से आईटी बॉम्बे में रह के वो फायदा भी था कि मैंने थोड़ा बहुत देखा भी था, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी के कोर्सेज थे मेरे डिपार्टमेंट में। हुँ। लेकिन तभी मुझे ये निर्णय नहीं क्लियर हो पा रहा था कि मुझे किस फील्ड में पीएचडी करनी है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग आपने पहले पढ़ी होती तो शायद आप आसानी से ले पाती। हाँ, तो क्योंकि मेरा उसमें भी प्रोजेक्ट बहुत ही डिफरेंट था। मेरा बायोफिजिक्स था, जो मैंने उसमें मास्टर्स के टाइम अच्छा। अपना प्रोजेक्ट किया था। फिर उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया, तो एक स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस करके बैंगलोर में कंपनी है, डॉक्टर विजय चंद्र, वो भी आप अभी एक समय बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ही अच्छी कंपनियों में से है। उस समय स्टार्टअप था क्या शायद। कंपनी का नाम क्या है? मैं मिस कर दिया। स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो तो आपने एमटेक के बाद वहाँ पे नौकरी की। हाँ, तो वहां पे बॉम्बे में मैंने ही है वो बैंगलोर में है, तो मैं बॉम्बे से बैंगलोर में। हाँ अच्छा, बैंगलोर में। बैंगलोर चली गई। हाँ, ठीक है। तो जो स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस था, उसके बहुत सारे लोग आईएससी के ही थे, आईएससी के एल्यूमिनाई थे। तो फिर धीरे धीरे आईएससी से मेरा इंटरेक्शन बढ़ा इन आईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। साइंसेस, जो टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से ज्यादा ज्यादा जाना हाँ, चाहता है। तो बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का। मतलब रिसर्च के मामले में तो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कहा जाता है मेरे ख्याल से इंडिया का। हाँ हाँ, वो इंडिया का तो सबसे, इनफैक्ट एशिया में भी काफी अच्छी रैंकिंग है उसकी। अच्छा, अच्छा। तो उस समय मैं थी। फिर उसके बाद तब मुझे पीएचडी का फिर से फील होने लगा, क्योंकि जॉब करके मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। और फिर मैंने पीएचडी, और जो एक्चुअली जो काफी लोग भी थे, काफी मोटिवेटिंग थे, तो क्योंकि सब ने काफी हाई रिसर्च कर रखी थी, तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हें जाना चाहिए। और फिर मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा, सेंटर फॉर न्यूरो साइंस। तो इंडिया में बहुत कम जगह पे सेंटर फॉर न्यूरो साइंस है। और उस समय नया नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ था, डॉक्टर विजय लक्ष्मी ये रविन्द्रनाथ। किस साल की बात है लगभग, आप बता सकती हैं क्या? हाँ, तो ये था 2010 में, मैंने आईआईटी बॉम्बे में थी। तो ये 2013 की बात होगी, अच्छा, 2013 लगभग। में एक साल ठीक। कर लिया था मैंने जॉब 2013 में। तो सेंटर फॉर न्यूरो साइंस जो आईआईसी में था, वो उसके भी 1-2 साल ही हुए थे लगभग। हमारा मेरे ख्याल से सेकंड बैच था, सेकंड या थर्ड बैच था। ठीक। तो बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी थी। और हाँ, तो जो डॉक्टर विजय लक्ष्मी रविन्द्रनाथ, उन्होंने एक्चुअली इंडिया में न्यूरो साइंस में उनका काफी बड़ा योगदान है। उन्होंने एनबीआरसी भी, मुझे नहीं पता आपको पता हो, एक एनबीआरसी करके दिल्ली के पास मनेसर में इंस्टीट्यूट है, वो पूरा ब्रेन रिसर्च सेंटर है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने वो भी एनबीआर। हाँ, तो जैसे अभी न्यूरो साइंस एनबीआरसी में है, वो पूरा ही ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आईएससी में सेंटर फॉर न्यूरो साइंस है। और अलग अलग अभी कॉलेजेस शुरू कर रहे हैं। आईआईटी गांधीनगर ने शुरू किया है, आईआईटी कानपुर भी अब शुरू कर रहा है। कुछ कुछ लैब्स आईआईटी बॉम्बे में भी हैं, लेकिन एक तरह से पूरा कोर डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन अभी काफी डिपार्टमेंट्स एक बेसिक तरह से खुल रहे हैं। आई थिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी है। तो अब थोड़ा ओके। थोड़ा कर रहा है। तो आज इंडिया कुछ के कुछ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है वहां पे अब इसकी शुरुआत हो रही है धीरे धीरे, आप ये कह रहे हैं?
हाँ, मतलब और बायोटेक्नोलॉजी का भी अग्रता, जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स किया, तो मेरे ख्याल से कुछ ही गिने चुने आईआईटीज में बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी का तो मुझे पता है कि वहाँ पढ़ाई जाती है, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई जाती है, और भी कुछ जगहें आप पता है? कानपुर में भी है, अच्छा। अदर है। तो जो जैसे आईआईटी बॉम्बे में भी एक बीएसबी करके है, बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। आई थिंक कानपुर में भी वैसे ही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप किया था, तो मुझे उतना याद आ रहा है। तो उसमें भी बहुत अगेन इंटरडिसिप्लिनरी होता है, तो उसमें एक बहुत बड़े अम्ब्रेला में अलग अलग फील्ड के कुछ कुछ लोगों को लेके कोशिश करके एक बड़ी सी टीम बनाते हैं। हाँ, गुवाहाटी में है, शायद गांधीनगर में भी है, मद्रास में भी है। ठीक। तो ठीक है, तो फिर आप आईआईएससी बेंगलोर में अपनी पीएचडी कर रही थी? फिर वहां से? हाँ, तो फिर आईआईएससी बैंगलोर में फिर इस सेंटर फॉर न्यूरो साइंस था, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया, जो मुझे उस समय बहुत एक्साइटिंग था वो। और फिर हाँ, फिर पीएचडी की, फिर पीएचडी में इंटरेस्ट और बना ही रहा। तो फिर उसके बाद पीएचडी के आगे तो पोस्ट डॉक जो होता है, एक तरह से पोस्ट डॉक्टरेट, क्योंकि ये इतनी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, तो आप, और उसमें इतनी सारी चीजें हैं कि आप सिर्फ एक पीएचडी में भी आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं। और न्यूरोसाइंस भी एक तरह से बहुत नई फील्ड है, तो हर टेक्नोलॉजी के साथ एक नया, क्योंकि ब्रेन से या किसी भी साइंस की फील्ड से जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांस होता है, आप उसके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। तो फिर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आपके नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर पोस्ट डॉक्टरेट एक तरह से होता है कि आप उसके बाद एक और तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अच्छा, तो लाइक मोर स्पेशलाइज्ड। हाँ, तो उसके लिए मैं फिर यहाँ आई हूँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। चलिए, तो आप कुछ एक जनरल एडवाइस जो जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि दीदी कैसे बने, आपके जैसे कैसे बने, तो आप उन्हें क्या बताती हैं? मतलब वही है कि साइंस में मुझे लगता है कि पहले तो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्पेशली अगर आप इंडिया में है, तो आप सबको पता होगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जो इंस्टीट्यूट से बहुत कम है, सीट्स बहुत कम है, और लोग बहुत ज्यादा है। तो हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फेलियर से भी इतना मत डरो मत। मतलब मुझे ये आके यहाँ पे बहुत एहसास हुआ कि हम लोग ट्रेनिंग हमारी जिस वे में होती है, या फिर क्योंकि हमारी इतनी पॉपुलेशन है कंट्री की, या रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हम लोग चांस नहीं लेते, रिस्क बहुत कम लेते हैं। लेकिन रिस्क या चांस देने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है आपको फेलियर हुआ, लेकिन आप ऐसा नहीं कि वो रास्ता वहीं खत्म हो गया। तो आप किसी और तरीके से, आपको जिसमें रुचि है, ठीक है, आप जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरा नहीं हुआ मेडिकल में, उसमें ऑब्वियसली बुरा लगा, बट ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड था। मतलब मुझे लगता है कि एक तरह से बहुत अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है अभी मेरे लिए। तो आप उसके, वो जो आप पढ़ना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं, वो एक अलग तरह से भी जा सकते हैं, एक दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं। तो कीप वर्किंग हार्ड, अपना रास्ता खुद ढूंढते रहिए, ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक। अगर हम थोड़ी सी बात साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में करना चाहेंगे, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, हम हर नागरिक का कर्तव्य है, सरकार का भी है, कि अपने नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा किया जाए, जो कि हमें इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है आम जनमानस की बातों में, मतलब हमारे घर की, मम्मी पापा की या दोस्तों की बातों में। तो क्या ऐसी चीजें हों जिससे साइंटिफिक टेम्परामेंट बेहतर हो या पैदा हो? मुझे लगता है और जो मैंने तो अच्छा, जो पीएचडी में रह के आपको ये भी बहुत एडवांटेज मिलता है कि आप अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर पाते हैं, अलग अलग शहरों में दुनिया के। तो जो मैंने अलग अलग शहरों में जाके जो समझा है, मुझे लगता है कि 3 चीजें होनी चाहिए। अच्छा। ये कि हमारे पास साइंस म्यूजियम्स बहुत होने चाहिए, जो मुझे ये फील पर्सनली हुआ, क्योंकि मैं पिछले साल लंदन में थी, यहाँ लॉस एंजलिस में भी मैंने देखा, या न्यूयॉर्क शहर में भी। तो वहाँ क्या करते हैं कि बहुत बेसिक बेसिक आइडिया आपको एक गेम की तरह सिखा देते हैं म्यूजियम में। और ऐसे नहीं कि आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, या बहुत मिनिमल टिकट रहेगी, तो आप उसमें हर संडे को जा सकते हैं, फैमिली आउटिंग हो जाती है अपने बच्चों के साथ, या आप वैसे भी जा रहे हैं। तो जैसे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, लंदन में था, लंदन के साइंस म्यूजियम में, कि उन्होंने ये समझाया था कि आपका जो स्किन कलर होता है वो वेरी कैसे होता है। तो उन्होंने ऐसे वीडियो गेम टाइप का बना रखा था, आप एक बटन क्लिक करिए तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो कुछ बोलेगा, आपको पिक्चर्स दिखाएगा।
तो अभी बहुत जो और बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं अपने समाज में या हर जगह। अब ये सब चीजें आप बहुत बेसिक तरह से समझा सकते हैं लोगों को, जैसे कि अर्थक्वेक कैसे आता है फॉर एग्जाम्पल। उन्होंने खाली, और ये सब आप जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ, तो ये सब हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्कूल में किए हुए हैं, वोल्केनो का वो दिखाना, इरप्शन या विंड मिल कैसे चलती है। तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आपको बहुत बड़ा रिसोर्स चाहिए वो करने के लिए, आप बहुत सिंपल सा मॉडल बना सकते हैं। और वो आप खाली एक बटन दबाइए, और एक जो बच्चा होता है, अगर आप छोटे बचपन से ही वो चीज, एक क्यूरियोसिटी कल्टीवेट करें, तो आप उसको खाली समझ सकते हैं कि अच्छा ये क्यों हो रहा है। मतलब जैसे जैसे रोटी क्यों फूलती है, ये बहुत आप रोज देख रहे हैं, रोज रोटी खा रहे हैं, क्यों फूल रही है, राइट। ये आप क्वेश्चन आप अपनी डे टू डे लाइफ में पूछने लगते हैं। जैसे हमेशा घर पे बड़े मना करते थे कि झूठी चम्मच दोबारा से अचार के डिब्बे में मत डालो, क्यों नहीं डालो, क्योंकि वो बैक्टीरिया आप मुंह से सलाइवा में जो है उसमें जाके आप वो कर देंगे, वो और बढ़ेगा, आपका जो अचार है वो खराब हो जाएगा, कोई भी खाना। तो ये हम रोज की चीजों में, हम ऐसा नहीं कि साइंस नहीं कर रहे हैं, हम साइंस हर रोज कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, बस हमें उसके पीछे के सही तर्क पता होने चाहिए, है ना। हाँ, सही तर्क पता, यही साइंस है, यही साइंस है। और ये तो पहला हुआ। दूसरा मुझे लगता है कि हमें अपने साइंटिस्ट को बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कि हम अपने स्पोर्ट्समैन या पॉलिटिशियंस या फिल्म दुनिया से लोगों को करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली उनको भी करिए, बट अपने साइंटिस्ट को भी बहुत सेलिब्रेट करिए। जैसे अगर मैं अभी सोचूं तो खाली एपीजे कलाम है जिनको आपको बारे में मालूम होगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति बने, लेकिन आप फिर लोगों से पूछिए कि उन्होंने क्या किया। और वही है, तो आप उनको, और ये बात भी मुझे यहाँ पे आके एहसास हुई, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे अपोलो का 50th एनिवर्सरी थी। और हर छोटी छोटी जगह पे उन्होंने, और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कर रही है, मतलब जो लोकल लोग हैं उन्होंने मिलकर एक तरह से एक प्रोग्राम बना दिया है कि अच्छा अपोलो में हम उस समय मून पे गए थे, वहां पे ऐसा हुआ था। मतलब अब हमने देखिए तो हमने, इंडिया ने 70 साल में बहुत साइंटिफिकली बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। लाइक इसरो तो है ही सेलिब्रेटेड, चंद्रयान, मंगलयान, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं। तो हम उसको भी एक तरह से ना एनिवर्सरी की तरह, इस वजह से आप स्वतंत्रता दिवस या 26 जनवरी मनाते हैं, आप इनको भी सेलिब्रेट करना शुरू किए, जिससे कि आप आम लोगों को जोड़ सकते हैं। और स्पेशली मैंने बच्चों को देखा है कि वो जब आएंगे वो सब सूट पहन के, उन सबको उनको वो सूट चाहिए, तो सबको मून पे जाना है फॉर एग्जाम्पल। तो वो चीजें आप बचपन से ही कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को आप एक मतलब सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी की तरह नजर आएंगी, और आपको लेकर उनमें दिलचस्पी पैदा होगी, और आप जैसे तमाम लोगों को लेकर यही साइंस वाला की कोशिश है, यही साइंसकारी की भी कोशिश है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो। जी राइट, ये और बहुत ही मतलब जैसे बोला कि आप जो है मीडिया का, उसमें बहुत बड़ा रोल ऑब्वियसली है। तो ये आप बहुत, आपको शुभकामनाएं, आपके चैनल को आप लोग बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं। और स्पेशली क्योंकि बड़े शहरों में कुछ हद तक तब भी हो पाता है, लेकिन छोटे शहरों में ये सब चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। बट ये बहुत अच्छा है कि इस ललन टॉप के माध्यम से ये पहुंचे। अच्छा, अपने व्यूअर्स के लिए एक जानकारी है कि अगर आपको लगता है कि हमें साइंस वाला में किसी शख्सियत को हो सकता है आप जानते हो, और वो बहुत ही लल्लन टॉप किस्म का हो और समझा सकते हो हमें अपनी बातें, साइंस की बातें, तो उन्हें हमें बुलाना चाहिए और उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए। तो आप हमें lallantopscience@gmail.com पे लिख के भेज दीजिए। उसका जो टाइटल होगी ना, हेडिंग होगी, उसमें साइंस वाला जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे ऐसे आसानी से स्पॉट हो जाए। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपको, अगर आप साइंसकारी में किसी चीज को, मुझे आपको लगता है कि आप बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बेहतर समझा पाते होंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से वो चीज समझाई जाए यहाँ पे, तो आप वो भी हमें लिख के भेज सकते हैं साइंसकारी के लिए। या और कोई एक्सप्लेनर या कोई चीज आप जानना चाहते हैं जिसमें लेकर आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, तो उसको लेकर भी आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। अग्रिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, और हमें बहुत मजा आया। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी मजा आया होगा। और अगेन, बहुत लंबी बात की जा सकती थी, लेकिन एक टाइम लिमिट होती है, और ऑलरेडी साइंस से मतलब साइंस की ऐसी इमेज है कि लोग बहुत बोरिंग है, तो हमें उसको थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है, और ताकि हम ये बता पाएं कि साइंस इज फन और मजेदार चीज है, अच्छी चीज है, उसको लाने से मजा ही आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये लल्लन टॉप है, इसकी नई सीरीज है साइंस वाला, इसे देखते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू।